आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, ऑपोजिशन तहरीक की क़यादत कौन करेगा, शहर कायद के मसाइल, वजीर आजम पीपल्स पार्टी के नाकिद क्यों, सीसीपीओ लाहौर की गैर मकबूलियत की वजूहात क्या हैं, पाकिस्तान के लिए आज़रबाईजान अहम क्यों है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुत्तहिदा ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद ऑपोजिशन की मुश्किलात तो जैसे बढ़ती चली जा रही हैं। आज एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दिया, जबकि लाहौर हाई कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अबूरी जमानत खारिज होने के बाद नैब ने ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। अबूरी जमानत की समाअत करीबन 4 घंटे तक जारी रही। इस मौके पर उनसे पूछा गया कि क्या एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, जिस पर वकील ने जवाब दिया कि कॉपीज फराम हो चुकी हैं, फर्द जुर्म आयद होने वाली है। उन्होंने ये कहा कि बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, हुकूमत तो चाहती है कि शहबाज शरीफ जेल जाएं। दौरान समाअत अदालत में मौजूद शहबाज शरीफ ने कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं, जिस पर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने रिमार्क्स दिए कि आपके वकील ने दलाइल देने हैं, कुछ रह जाए तो आप बताइएगा। जिस पर शहबाज शरीफ के वकील ने दलाइल जारी रखते हुए कहा कि उनके मौक्कल पहले ही एहतसाब अदालत में 2 रेफरेंसेस का सामना कर रहे हैं। इस मौके पर वकील अमजद परवेज ने कहा कि उनके मौक्कल के बच्चे उनकी जेर कफालत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जेर कफालत होने के मामले में पनामा केस में तशरीह कर दी है। अदालत में नायब वकील ने बताया कि इदारे ने कानूनी तकाजे पूरे करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात का आगाज किया, जबकि एफएमयू की रिपोर्ट में मशकूक ट्रांजैक्शन सामने आई। उन्होंने बताया कि इस मामले में रेफरेंस दायर हो चुका है, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ की हिरासत जरूरी है। हम अदालत को मुतमईन करेंगे कि उनकी हिरासत क्यों चाहिए। नायब वकील के मुताबिक आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि रेफरेंस दायर होने के बावजूद भी गिरफ्तारी होती है। नायब के वकील का मौकिफ था कि 1990 में शहबाज शरीफ के असासे 21 लाख रुपए थे, जबकि अब शहबाज शरीफ खानदान के असासे अरबों में जा चुके हैं और 1 अरब 57 करोड़ 90 लाख रुपए की बैरून मुल्क से तरसीलात आई हैं। उन्होंने कहा कि 177 जाली टीटीज और 63 मशकूक तरसीलात शहबाज शरीफ के खानदान ने वसूल की हैं, जबकि शहबाज शरीफ और उनके शरीक मुलजिम मुश्ताक चीनी ने 60 करोड़ 30 लाख रुपए का जाली कर्ज हासिल किया। समाअत के इख्तिताम पर अदालत ने शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद की हालिया बयानात और पेशगोइयों में मजीद जान सी पड़ गई है। आज सुबह शेख रशीद ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि 30 दिसंबर तक झाड़ू फिरेगा। माजी करीब में भी मुताद्दिद बार वो यही जुमला दोहरा चुके हैं। शेख रशीद ने आज सुबह क्या कहा और किस तरह अपने उन माजी के बयानात की तौसीक कर रहे हैं, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। दिसंबर जनवरी 31 तक ये सारे लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, ये जेल की रौनकें बढ़ाएंगे। ये जेल का खाम माल है। ये जेल में इंशाअल्लाह ताला 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 केसेस के कौम को इन्होंने किस तरह लूटा और सब कौम के सामने बेनकाब होंगे। हुकूमती वज़रा की पेशगोइयों के बाद ये सवालात भी उठाए जाते हैं कि ऑपोजिशन की किस जमात का कौन सा रहनुमा कब गिरफ्तार होगा। ये सब हुकूमती वज़रा को कैसे मालूम हो जाता है, जिसके बाद ऑपोजिशन सियासी इंतकाम और नैब न्याजी गठजोड़ का ताना भी देती है। इस वक्त मुल्क की सियासी उफक पर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, ऑपोजिशन का पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और फिर बल्दियाती इंतखाबात की बाज़गश्त है और ऑपोजिशन जमातें इसी तनाजुर में गिरफ्तारियों और सियासी दबाव को हुकूमती ओछे हथकंडे करार दे रही हैं। आज कायदे इस बेख्तलाफ शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने रद्दमल देते हुए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से बुखलाए इमरान खान ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। ये कहा ऑपोजिशन से वाबस्ता सियासतदानों को नोटिस भेजना और गिरफ्तार करना इमरान खान की बौखलाहट का सबूत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने भी फिलफौर शहबाज शरीफ की रिहाई का मुतालबा करते हुए कहा है कि इमरान खान नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना बंद करें। मफरूर डिक्टेटर जिस पर संगीन इल्जामात हैं, उसे ना कोई नोटिस भेजा जाता है और ना ही गिरफ्तार किया जाता है। जबकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को अपने भाई की हिमायत पर गिरफ्तार किया गया है और अगर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और अगर यही काराफ का तकाजा है तो फिर आसिम सलीम बाजवा को गिरफ्तार करना चाहिए था। मरियम नवाज लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कह रही थी, उसकी झलक आपको दिखाते हैं। शहबाज शरीफ को जिस चीज की सजा आज मिली उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ने सरतोड़ कोशिशों के बावजूद अपने भाई का साथ नहीं छोड़ा।
अगर कोई कानून है या कोई सेम्बलेंस ऑफ कानून या इंसाफ है तो फिर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की नहीं होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी जनरल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी। मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत की जानिब से भी फौरी रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि अदालत ने सबूत देखकर फैसला किया है, इसमें सियासत कहां से है। इस गिरफ्तारी का जिम्मा इमरान खान पर डालकर मुकदमे को सियासी न बनाया जाए। जबकि मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर का कहना था कि अदालती फैसला आ गया, अब कौन क्या कहता है ये माने नहीं रखता है। अदालती मामले सियासी रंग देना तौहीन अदालत है। दोनों रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किस तरह से मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर बात कर रहे थे, उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। आज तक एक सवाल का जवाब नहीं दिया, एक सबूत पेश नहीं किया। हमेशा जमहूरियत के पीछे, कभी सियासी विक्टिमाइजेशन के पीछे इन्होंने अपने आप को मजलूम बनाया। प्राइम मिनिस्टर साहब का गठजोड़ है, ये तो आप तौहीन अदालत कर रहे हैं। जो फैसले आपके हक में आए तो ठीक है, जो नहीं आए तो फिर आप जो है तो एक सियासी वो विक्टिम बन जाते हैं। आज तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी जो पार्टी है वो कानूनी जंग तो हार गई। एक बौखलाई हुई सी कोशिश की गई है बयानिए की जंग के अंदर अपना कदम जमाने के लिए। भतीजी ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया शहबाज शरीफ पंजाब के लीडर हैं। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया वोट को इज्जत दो है और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का मरकज लंदन एवनफील्ड अपार्टमेंट बना हुआ है, जहां साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से मुलाकातों, ट्वीट्स और वर्चुअल इजलासों का सिलसिला जारी है। वोट को इज्जत दो के बयानी में भी शिद्दत आ रही है। इस बयानी में शिद्दत और दो टोक मौकिफ के साथ साथ सजा याफ्ता और अदालत से इश्तिहारी होने के बावजूद नवाज शरीफ लंदन में है। मरियम नवाज भी आजादाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं और ट्विटर हैंडल भी खासा मुतहर्रिक दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, जिनके बारे में एक आम तासुर है कि उनका तर्ज सियासत मुफाहमाना है और इस तरह खुलकर गुफ्तगू नहीं करते हैं, मगर इसके बावजूद अगर इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुश्किल में और ज़ेरे अताब दिखाई दे रहा है वो भी शहबाज खानदान है। शहबाज शरीफ गिरफ्तार है, हमजा शहबाज अरसा 13 माह से नैब की हिरासत में है, सलमान शहबाज पहले ही मफरूर है, जबकि शहबाज शरीफ के दामाद अली इमरान भी मफरूर हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि क्या शहबाज शरीफ को अपने मुफाहमाना तर्ज सियासत से नुकसान हो रहा है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैंप मज़ाहमत का फायदा उठा रहा है? क्या यही तफरीक बिलाखिर नून और शीन की अलहदगी का बाइस बन सकती है? क्या अब नून लीग की कमान संभालने के साथ ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक को भी मरियम नवाज देखेंगी? क्योंकि मरियम नवाज ने खुद ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक को नवाज शरीफ लीड करेंगे। तमाम तर सवालात पर बात करने के लिए इस वक्त सीनियर सहाफी तज्जियाकार सुहेल बड़ाइच हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऑपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के पीछे क्या वाकई गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं या वजह कुछ और है? सर, मेरा ख्याल है मल्टीपल रीजन होंगी। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन तो नई बात है, इससे पहले भी बहुत सारी इंटेंशंस गवर्नमेंट की नजर आई कि वो गिरफ्तार करना चाहते हैं। शहजाद अकबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई जिसपे उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया और इसके अलावा भी कई दफा ये चीज सामने आई कि हुकूमत और नैब जो है वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस दौरान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो गई, इस दौरान और डेवलपमेंट्स हो गई, मियां नवाज शरीफ की तकरीर हो गई, तो उसके बाद जाहिर है ये जल्दी पर तेल का काम किया इसने और उसके बाद फजा ऐसी गर्म हुई कि उसमें उनकी गिरफ्तारी जो है ये भी हो गई। लेकिन सुहेल साहब, शहबाज शरीफ साहब पे तो मुफाहमाना तर्ज सियासत की एक छाप है कि वो उस तरह से खुलकर सियासत नहीं करते हैं, ना बयानात देते हैं, ना ही वोट को इज्जत दो के बयानियों को उस तरह टो करते हैं जैसे मरियम साहिबा करती हैं या नवाज शरीफ साहब करते हैं। तो क्या शहबाज शरीफ साहब मुफाहमाना तर्ज सियासत के बावजूद ज़ेरे अताब हैं और उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा अपनी इस मफाहमत का? देखिए, अपोजिशन में आप मुफाहमत करें या आप मज़ाहमत करें, हमने तो ये देखा है कि मियां शहबाज शरीफ को मुफाहमाना सियासत का कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि जो मज़ाहमती सियासत है उसका फिर भी रिजल्ट निकल आता है। क्योंकि मुफाहमती सियासत जो है वो तो तब कामयाब है अगर दूसरा फरीक भी उसमें जवाब दे। अब अगर इमरान खान साहब मुफाहमत के कायल ही नहीं है और शहबाज शरीफ साहब अकेले ही मुफाहमत करना चाहते हैं तो वो तो मुमकिन नहीं है। तो दूसरी तरफ जो मज़ाहमत वाले हैं वो जैसे मियां नवाज शरीफ है, वो देखें वो जेल से भी निकल गए और लंदन चले गए और मरियम भी इस वक्त ताहाल तो आज़ाद हैं, घर पे बैठी हैं। तो हमारे यहाँ मुफाहमत की सियासत का फायदा तब होता है अगर दोनों फरीक मुफाहमत करना चाहें। अगर सिर्फ एक फरीक जो है वो मुफाहमत करे या मज़ाहमत करे तो उससे कोई फिर फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो सर, फिर इसका मतलब है कि नून से शीन को अलग ही समझे?
नहीं, मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त नून का जो मज़ामती बयानिया है वो सबसे आगे आ चुका है। जो मफामती बयानिया है वो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के साथ ही दम तोड़ गया है, क्योंकि मफामती बयानिया काम नहीं आया, मज़ामती बयानिया ही काम आएगा। तो सुहेल साहब, इस वक्त नवाज शरीफ साहब भी तमाम तर कश्तियां जलाकर मैदान अमल में, एक तासुर ये है कि उन्होंने जो कश्तियां थी वो जला दी हैं और फिर मैदान में उतरे हैं। तो आपको लगता है अब इस वक्त नवाज शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, वो ऑप्शंस जो उन्हें वापस लेकर आएंगे सर, और उसके बाद वो उसी तरह से अमली तौर पर एक्टिव हो जाएंगे पाकिस्तान में? बात कोई ऑप्शन ना भी हो तो आप आगे बढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि आपके रास्ते बंद होते हैं, तो फिर ही आप कश्तियां चलाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ को जब ये नजर आया कि फिलहाल मफाहमत के रास्ते बंद हैं, फिलहाल कोई रिलीफ के रास्ते बंद हैं, तो उन्होंने फिर एक पूरा जोर लगा के मज़ामती बयानिया जो है उसको दोबारा से आवाज दी है। लेकिन सुहेल साहब, एक तसादुम सी की सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है। मतलब आपने तो माजी में भी इस तरह की हैपनिंग्स देखी हैं, मामलात चले हैं। आपको इसका जो एंड रिजल्ट है वो क्या दिखाई दे रहा है कि इसी तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर जो बयानात दागे जाएंगे, इदारों को भी जो है मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जाती रहेगी, तो इसका एंड रिजल्ट अल्टीमेटली किसको फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मैं तो एक डेमोक्रेटिक पैट्रियाटिक पाकिस्तानी की हैसियत से ये समझता हूँ कि कभी भी मुहाज़राई या कशीदगी वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती। मुल्क के लिए हमेशा एक दूसरे को स्पेस देना, गवर्नमेंट और अपोजिशन का मिल के चलना, और जब इलेक्शन हो उस वक्त जरूर एक दूसरे के खिलाफ कंपेनिंग करें, एक दूसरे के खिलाफ सब कुछ करें। तो अल्टीमेटली तो इससे निज़ाम खराब होता है, इससे हुकूमत खराब होती है, इससे मुहाज़राई से अल्टीमेटली देखें, मुझे 70 की दहाई याद आती है कि उस वक्त भी इस तरह अपोजिशन को जेलों में बंद किया जाता था और फिर लोग पर्सनल हो जाते हैं। फिर और पर्सनल जब होते हैं तो फिर उसका नतीजा निज़ाम की तबाही में निकलता है। तो सर, इस तमाम तर मामले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, क्या वो आपको अपना रिजल्ट अचीव करता हुआ दिखाई दे रही है? और फिर इसके साथ ही ज़िमनी सवाल ये है कि क्या अब इस मूवमेंट को, जैसे मरियम साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे और ये उन पर है कि वो किसकी ड्यूटी लगाते हैं, तो यहाँ पर इस मूवमेंट को मरियम साहिबा ही लीड करती हुई दिखाई देंगी? देखिए, ये जो दिस शहबाज शरीफ अरेस्ट हैड एडेड फ्यूल टू फायर, मतलब है ये कोई ऑल पार्टीज डेमोक्रेटिक अलायंस जो था या एपीडीएम जो था, तो वक्को नहीं थी कि पीडीएम को बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देगा। लेकिन जब गिरफ्तारियां होंगी, जब लोगों के जज्बात भड़केंगे, जिस तरह के आज आपने देखा जिस तरह हाई कोर्ट में हो रहा था, तो उसके नतीजे में जाहिर है कितना का आप मार लेंगे, कितना का आप लोगों को अरेस्ट कर लेंगे, फिर उसके नतायज जो है वो अच्छे नहीं होते। हमने तो माजी में यही देखा है, इस दफा कोई और नतीजा निकला है तो पता नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल वड़ाई साहब आपका। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की अबूरी जमानत मुस्तरद होना अदालती फैसला है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो तनकीद की जा रही है, क्या ये समझा जाए कि मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू वाला मामला है? सर देखिए, हमने अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने पेश किया है और उन्होंने जो फैसला किया वो अदालती फैसला बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये देखें ना कि किस तरह इन लोगों को पहले पता लग जाता है कि क्या आउटकम आएगा, और बिल्कुल ठीक है कि ये एक अदालती फैसला है, लेकिन हमारे पास अभी फोरम है सुप्रीम कोर्ट का, इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे मौक़िफ़ को सुना जाएगा। क्योंकि देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। यहाँ किसी ने ये नहीं कहा, किसी गवाह ने ये नहीं कहा कि शहबाज शरीफ इसमें इन्वॉल्व है। ये एज्यूम और प्रिज्यूम कर लेना कि ये जी आपने पैसे मंगाए या आपके, इस तरह नहीं। ये पब्लिक मनी नहीं है, ये प्राइवेट ट्रांजैक्शंस हैं जो कारोबार की हैं, और हर कारोबारी आदमी ये जानता है कि उसके इसी तरह के
कारोबारी ट्रांजेक्शन बैंक्स के होते हैं। हम जैसे लोगों का जो कारोबार नहीं करते 3-3 4-4 सफ़े हुए थे 6 माह के स्टेटमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, देखिए ना कि ये समाअत को 4 घंटे जारी रही, जिसपे शहबाज शरीफ साहब खुद भी रोस्ट्रम पे आए, उन्होंने भी दलाइल दिए, उनके वकील भी दलाइल देते रहे, फिर नैब के प्रोसिक्यूटर वहां पर मौजूद थे। फैसला अदालत ने किया कि ये जो बेल है रिजेक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद नैब यकीनन इसके ऊपर जो है वो मजीद इंटेरोगेट भी करेगा, इन्वेस्टिगेट भी करेगा, और ये मामला उस तरह से आगे चलेगा। लेकिन इस वक्त ये जो बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनाया जा रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के क्योंकि इंतखाबात आ रहे हैं, को बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, पीडीएम है, इस वजह से ये किया जा रहा है, तो ये तो मामले को सियासी रंग देने की कोशिश नहीं की जा रही। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के अगर इलेक्शंस है तो वहां पर ऑपोजिशन लीडर ने अभी तक क्या कैंपेन की, कितनी बार वहां पर गए, और उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है कि हमें ऐसा करना पड़ता? देखिए, मेरा ख्याल है ये जो फॉरेनर्स आए हुए हैं और यहाँ पर आके स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम बने हुए हैं या एडवाइजर बने हुए हैं, इन लोगों को ये नहीं पता कि आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हाफिज हफीजुर रहमान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और शेर के निशान पे इलेक्शन लड़े, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। और मुझे तो इनकी लाइलमी पे वो होता है जब मैं ये देखता हूँ या सुनता हूँ या पढ़ता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उसका गिलगित बल्तिस्तान से क्या लेना देना। ये लाहौर की पार्टी, ये लाहौर की पार्टी नहीं है। इनको पता होना चाहिए, इनको अगर ये हुकूमत में है और इनको विक्टिमाइजेशन की डॉक्टर साहब आज मरियम नवाज साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसे तासर मिला कि पंजाब के लीडर हैं। देखिए, ये बात, ये तो इलेक्शन अगर फेयर हो तो फिर पता लगेगा कि कौन कहाँ के लीडर हैं। आपने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, ये लोग यही कहते रहते हैं कि नून से शीन निकलेगी, लेकिन शीन नहीं निकली बल्कि नून से शेर निकला है आज। और यही वो बयानिया है जो सबका बयानिया है। वोट को इज्जत दो कहने या अवाम ताकत का सरचश्मा है, एक ही बात है, और इसी बात पे सारे इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि देखिए अब वो पीडीएम हो या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मूवमेंट हो, इसको लीड कौन करेगा? इस हवाले से क्या तय हुआ है? मरियम नवाज साहिबा अब ऑपोजिशन लीडर का रोल प्ले करेंगी? देखिए, अगर आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो वाज़ेह कर दिया कि उनके राइट और लेफ्ट जो भी बैठा हुआ है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और वही लोग लीड करेंगे। बल्कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इसद इकबाल साहब को या नवाज शरीफ साहब ने, जैसे है कि पहले पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी हैं तो उन्होंने बात की है, ना कि मरियम नवाज साहबा ने। इसलिए जो भी बाहर रहेगा इंशाल्लाह वही करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर असद अशरफ साहब। सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त सूबाई वजीर कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बिशारत हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वक्त के लिए। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी से मुताल्लिक बात करने से पहले मुझे ये बताइएगा सर कि जब भी ऑपोजिशन का कोई रहनुमा गिरफ्तार होता है तो इससे पहले वज़रा को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कैसे पता चल जाता है कि ऑपोजिशन का कोई रहनुमा या लीडर गिरफ्तार होने वाला है? सर देखिए, मैं समझता हूँ कि वज़रा को तो ना अदालतों के साथ राब्ता होता है, ना ही अदालती फैसले के मुताबिक किसी को फैसला अनाउंस होने से पहले पता होता है। लेकिन बाज़ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनमें शवाहिद बता रहे होते हैं कि इसका आगे चलकर क्या फैसला आने वाला है, जो कुछ थोड़ा बहुत अंदाजे की बुनियाद पर तो ये कहा जा सकता है। लेकिन एज सच जिस तरह आपने सवाल किया कि वज़रा को कैसे पहले पता चल जाता है, मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई एक मिसकंसेप्शन है और ये अपोजिशन की तरफ से जानबूझकर ये बात फैलाई जाती है कि जी नैब इज इन लीग विद गवर्नमेंट, जो कि मैं समझता हूँ कि कतई तौर पर गलत बात है। अब आज देखें, आज मिसाल के तौर पे आज शहबाज शरीफ साहब की बेल कैंसिल हुई। अब बेल उनकी कैंसिल की कोर्ट ने, उसमें मदई जो था बेल कैंसिल करवाने के लिए जिन्होंने आर्गू किया वो नैब था। गवर्नमेंट का सब कुछ में स्टैंड करती है, गवर्नमेंट का तो इससे ताल्लुक नहीं है। अगर गवर्नमेंट का ताल्लुक होता तो इस एक केस में गुज़श्ता तकरीबन 6 माह से मियां शहबाज शरीफ साहब को इंटरिम रिलीफ मिला हुआ था, वो इंटरिम बेल पे थे। तो गवर्नमेंट के अगर हाथ में होता तो शायद गवर्नमेंट कभी नहीं राय साहब देखिए, बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी पहले होती है, दूसरी बाद में होती है। फिर वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद साहब जो बड़ी सर्टेनिटी के साथ कहते हैं कि 30 सितंबर तक झाड़ू फिरेगा
और इस तरह के बयानात के नून से शील लैदा होने वाली है, ये बड़ी सर्टेनिटी के साथ स्टेटमेंट्स आती है और फिर वैसे ही होता हुआ दिखाई देता है, तो ऑपोजिशन का तासुर उभरता है सर। मैं बताता हूँ, शेख रशीद साहब एक पॉलिटिकल आदमी है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा सीनियर पॉलिटिशियन है, तकरीबन 40 साल का उनका सियासी तजर्बा है। और अगर वो अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर कोई बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी अपनी विजडम है और वो अपनी विजडम के मुताबिक बात करते हैं और बाज़ औक़ात उनकी बात सही साबित नहीं भी होती, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसको इस लिहाज से इन लीग विद जुडिशरी या इन लीग विद नैब कंसिडर करना वो मुनासिब नहीं है। इसी तरह शहजाद अकबर साहब एक लीगल माइंड हैं और जो वो अपनी एक उस लीगल कैपेसिटी में चीज़ों को जिस तरह वो समझते हैं या ग्रैस्प करते हैं। अगर बात यह है कि इस वक्त जो ऑपोजिशन कह रही है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑपोजिशन इनिशिएट कर चुकी है, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस आ रहे हैं और एन उस वक्त जब मारूजी हालात ऐसे बने हैं कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ की जरूरत है तो कायदे हिस्ब इख्तिलाफ को नैब अरेस्ट कर लेती है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस जिसकी राह हमवार की जानी चाहिए है, बेहतरी होनी चाहिए कि सबको इक्वल लेवल जो है वो ग्राउंड्स देनी चाहिए, वो मिलता हुआ दिखाई नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है सर। देखिए आज मैंने इनकी आप तो एक बात कर रहे हैं ना, आप फरमा रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से फरमा रहे थे, दूसरा अभी नून लीग की एक और स्टेटमेंट आ रही थी कि लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से दूर रखने की। मैं दोनों चीज़ों पे आपसे गुजारिश करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में किस हद तक एक्टिविटी चल रही थी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, कितनी दफ़ा वो दौरा करके आए हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उस हवाले से उन्होंने कितनी मीटिंग्स की हैं, उस हवाले से कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने की है, जिस चीज़ से उनका ताल्लुक ही नहीं। मैं समझता हूँ कि अभी तक उन्होंने शायद इस पर सोचा भी नहीं होगा, तो उस चीज़ को उनके खाते में डालना कि उसको रोकने के लिए ये इकदाम किए गए। और दूसरा, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन से बात की है, तो कौन सी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन की तारीख आई है? अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लोकल गवर्नमेंट के ये बात आपकी ठीक है राय साहब कि अभी तक तो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कोई बात ही नहीं हो रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बादल क्लेम तो करती है, लेकिन अभी तक लोकल गवर्नमेंट्स जो है सिस्टम को रिस्टोर करने के हवाले से, इलेक्शंस कराने के हवाले से कुछ नहीं हो रहा है। अब राय साहब एक और मामला है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब एफिडेविट पे साइन भी किया हुआ उन्होंने नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो अब जब वो नैब की कस्टडी में चले गए हैं तो आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के बाद नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में मदद मिलेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि अब ये सवाल शहबाज शरीफ साहब से भी करने का है कि आपने एक मजहब माशरे में रहते हुए एक कानून पसंद शहरी के तौर पर अगर आपने एक एफिडेविट दिया है तो उस एफिडेविट की आपने किस हद तक लाज रखी है। मैं समझता हूँ कि जिस बात में आकर हम बहुत सारी बातें कर जाते हैं, लेकिन अगर हकीकत के जाविये से उनको देखा जाए तो फिर उसको मुखालफत के जुमरे में लिया जाता है। आज तक शहबाज शरीफ साहब से किसी ने नहीं पूछा कि ये जो आपने एफिडेविट दिया था अपने भाई साहब को वापस लाने के लिए, इस एफिडेविट के हवाले से आपने क्या इक़दाम किए? क्या एक दफ़ा आपने नवाज शरीफ साहब को फ़ोन करके सिंपल रिक्वेस्ट भी की है कि भाईजान मैंने तो आपकी गारंटी दी हुई है, मैंने आपके लिए एफिडेविट लिख के दिया हुआ है, आप वापस तशरीफ ले आए? हम उस तरफ तो जाते ही नहीं, लेकिन जब राज साहब बतौर वजीर कानून आपने पूछा शहबाज शरीफ साहब से कि आप एफिडेविट पे साइन करके गए थे, तो हुजूर आपने अभी तक क्या इकदाम किए उनको वापस लाने से मुताल्लिक? और मेरा सवाल तो बड़ा सादा सा है कि गिरफ्तारी के बाद कितनी मदद मिलेगी सर? जी, मैं अर्ज करता हूँ कि ये एफिडेविट उन्होंने अदालत को दिया था और अदालत का काम है पूछना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है। मैं फिर दोबारा ये अर्ज करना चाहूंगा कि गवर्नमेंट का इन तमाम मामलों से कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं। सर देखिए, एक अदालत तो एब्सकॉन्डर करार दे चुकी ना नवाज शरीफ साहब को भी, इश्तिहारी हो गए हैं, उनके इश्तिहार भी जारी किए गए, मफरूर हो गए, अब वापस लाना तो हुकूमत का काम है ना सर? जी मैं अर्ज करता हूँ, जिस अदालत ने उनको एब्सकॉन्डर करार दिया है उस अदालत के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी जिन लोगों की है वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं और वो फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद की अदालत ने उनको एब्सकॉन्डर करार दिया है। तो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ही उनको वापस लाने के लिए इक़दाम करेगी और उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपके वकील सूबाई वजीर कानून राजा बशारत हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि वजीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब सिंध हुकूमत के इतने नाकिद क्यों हैं। इस मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आज वजीर आज़म इमरान खान एक रोजा दौरे पर मेहमत पहुंचे, जहां उन्होंने अमायदीन से खिताब करते हुए कहा कि हमारा नजरिया वो उसूल है जो मदीना की रियासत के उसूल थे कि कमजोर तबके को ऊपर लाना है। तरक्की ये होनी चाहिए कि तमाम इलाकों को ऊपर उठाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इलाका ऊपर चला जाए और बाकी सब नीचे रह जाए। जो पार्टी अंदरूने सिंध से आती है वो कराची के लिए कुछ नहीं करती और सिर्फ अंदरूने सिंध पर तवज्जो देती है। इसीलिए कराची के बुरे हालात हैं। इसी तरह पंजाब में भी ऐसा ही था कि सिर्फ एक शहर लाहौर को ऊपर उठाया गया, बाकी सब पीछे रह गए। वज़ीर आज़म इमरान खान किस तरह दौरे के मौके पर भी हुकूमत सिंध को याद करना नहीं भूले, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। सिंध के कई इलाके अंदरूने सिंध में पीछे रह गए। सिंध के अंदर जो पार्टी अंदरूने सिंध से आती है वो कराची के लिए कुछ नहीं करती। तो कराची के जो आजकल बुरे हालात है इसलिए कि जो पार्टी वोट लेके आती है वो तो अंदरूने सिंध से लेके आती है। नून लीग का गढ़ सेंट्रल पंजाब था और लाहौर असल में गढ़ था, तो वो डेवलपमेंट एक ही जगह पे ले जाती थी, बाकी इलाके पीछे रह जाते थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुताबिक अंदरूनी सिंध की जमात कराची पर तवज्जो नहीं देती है, लेकिन 2 साल से कराची के शहरियों ने 14 MNAs जबकि 36 MPs की नशस्तें तहरीक इंसाफ को दी। सवाल यह पैदा होता है कि वफाकी हुकूमत में होने के बावजूद तहरीक इंसाफ कराची के शहरियों की तकदीर क्यों नहीं बदल सकी है। क्या कराची पैकेज के नाम पर अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है? कराची की बेहतरी के लिए तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत के साथ रवाबित बेहतर क्यों नहीं बना सकी है? इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर आजिज धामरा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धामरा साहब आपके वक्त के लिए। आज वज़ीर आज़म इमरान खान महमद एजेंसी में वो जो वहाँ पे अमायदीन मौजूद थे, मदू किया गया था, वहाँ पर भी हुकूमत सिंध को याद करना नहीं भूले। उन्होंने कहा है कि अंदरूनी सिंध से आने वाले लोग जब कराची के मसाइल पर बात करते हैं तो यकीनन यही वजह है कि वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं और फिर कराची के इश्यूज़ वहीं के वहीं रहते हैं, एड्रेस नहीं हो पाते। तो क्योंकि सिंध हुकूमत का सारा फोकस इंटीरियर सिंध के ऊपर है, इसलिए कराची के अवाम पीछे रह जाते हैं। क्या कहेंगे धामरा साहब? देखिए, मौजूदा दिनों के अंदर ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती है कि उनके ऊपर जो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, उनकी जो ज़हनी जो सोच और अक्कासी है वो बिल्कुल महदूद है। और जब पाकिस्तान के वजीर आजम इस तरह की गुफ्तगू करें तो बाकी दूसरे जो फोर्सेज हैं उनको वो दावत देते हैं कि वो पाकिस्तान की सालमियत के बजाय, वफाकियत के बजाय वो ऐसी बातें करें जो इंतहाई सतह लेवल की हों। चलो जी, पीपल्स पार्टी पे तो आपने इल्जाम लगा दिया कि वो कराची पे तवज्जो नहीं दे रही है, मगर आपने जो वादा किया था कराची के लिए कि मैं खुद काम करूंगा, सिंध गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करूंगा, 162 अरब रुपए की जो कहानी आपने शुरू की थी वो तो भाषण का भाषण रह गया और 162 में से ₹1.62 धामरा साहब, अब तो बात 1100 अरब तक पहुंच गई सर। 162 अरब तो कैसा बाजी हो गया? अब तो 1100 अरब का मामला है, वो कहां तक पहुंचा धामरा साहब? आप ही बेहतर कमेंट कर सकते हैं। जी, ये तो एक ऐसा भाषण है जो अल्लाह करे कि पूरा हो, और उनमें से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ऑन गोइंग हैं, जिसमें ऑलरेडी सिंध गवर्नमेंट के पैसे लगे हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट सीपेक के हैं और उन्होंने चादर पहना दी अपनी जो एक फिगर बता के। तो ये भी कराची के अवाम के साथ एक भाषण है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे डबल पैसे कराची के अंदर लगे। मैं उससे नाइतफाकी नहीं कर रहा, मगर ये इतनी बड़ी बजट है कि सिंध 4 साल तक फुल बजट अपनी पेश करे, तब जाके हम इतने पैसों को पहुंचते हैं। अब बाकी जितनी बातें प्राइम मिनिस्टर ने की हैं वो एतबार नहीं किया जा सकता पूरी पाकिस्तानी कौम, और बिलखुसूस कराची के अवाम इसलिए एतबार नहीं करते कि इस प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा उसके उलट हुआ। जिस चीज का नोटिस लिया उनकी कीमतें बढ़ गई। जिसके लिए कहा कि मैं एहतसाब करूंगा, अपने ही लोगों को यहाँ से प्रोटोकॉल में लंदन भिजवा दिया, तरीन साहब को, और वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। तो साहब, हमें उन विफाक के प्रोजेक्ट्स का बताया ना सर, बनाए वो जो विफाक ने अपने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करने थे जिसके लिए बुनियादी तौर पर रकम अख्तस की गई थी, उनका क्या बना ना, वो बताएं। मैं ग्रीन लाइन का बताएं क्या हुआ, अब तक वाटर सप्लाई के मंसूबों का क्या हुआ, सीवरेज के इश्यूज, नालों की सफाई का क्या हुआ? क्या यही होगा सर, फिर से बारिश आएगी, फिर पानी आएगा और फिर सब बहाले जाएगा और उस वक्त फायर फाइटिंग होगी और उसके बाद सब लोग जो है वो चादर ओढ़कर सो जाएंगे? देखें, ये सिर्फ कराची के आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं, मैं अभी भी उन हलकों में मौजूद हूं जहां पर 4 डिस्ट्रिक्ट, मीरपुर खास, उमरकोट, सांगड़ और बदीन, सब किस्म के इफेक्ट हैं और 25 लाख से ज्यादा इंसानी जिंदगी मुतासर हुई है। कराची के अंदर पानी निकल गया, मगर ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां की नीड है कि वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम करे, वहां पर फेडरल गवर्नमेंट काम करे, वहां पर INGOs आए। 2010, 11, 12 में जब इस तरह की सूरत हाल हुई थी तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने अलाउ किया था उन
तंजीमों को, ऑर्गेनाइजेशंस को उन इलाकों के जहां पर वो इफेक्टिव काम करें। मगर अभी भी प्राइम मिनिस्टर से जब आप पूछेंगे कि कराची को छोड़ के बाकी सिंध के कौन से एरिया हैं जो इफेक्टिव हैं, तो वो नाम भी नहीं बता सकेंगे। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट आई नहीं है, तो उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहाँ है? ये तो कराची के पैसे उन्होंने बता दिए, बाकी क्या पूरा सिंध जो है वो सौतेली माँ का हैसियत की तरह वो इंतजार करता रहेगा सिलेक्टेड? और इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी कैपेसिटी है भाषण देना, इनकी कैपेसिटी है गलत बयानी करना, और ये काम अगर प्राइम मिनिस्टर करे। अभी देखें, मैं पेशावर की बात कर रहा हूं कि आपके खाते में एक ही साहब सूबाई हुकूमत में प्रोजेक्ट साहब होता BRT, आपने नामुकम्मल मंसूबे का अफ्ताह किया, आज BRT की बसें कहाँ हैं? वो तो चलने के बजाय जल रही हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया धामरा साहब आपके वक्त के लिए। यहाँ एक ब्रेक लेंगे, जिसके बाद बात करेंगे कि क्या CCP लाहौर को माफी मिलेगी। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मुझे बात साना है मोटरवे ज्यादती केस से मुताल्लिक करनी है, लेकिन उससे पहले एक क्लिपिंग आपको दिखाते हैं। सेनेट की कायमा कमेटी के सामने हाथ जोड़ते हुए ये हैं शहर लाहौर के CCPO। शीरी बयानी इंसान को हर दिल अजीज बना देती है, जबकि जुबान की तलखी फर्द को गैर मकबूल और नापसंदीदा बनाती है। यही तलखी आपकी शख्सियत की अच्छाइयों पर भी पर्दा डाल देती है। ऐसा ही लाहौर के CCPO उमर शेख के साथ हो रहा है। उनकी तैनाती पर पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि उनके उधर संभालते ही गुज्जरपुरा का सानहा हो गया। सानहे के दौरान ही उन्होंने मुतासरा खातून के हवाले से मुतनाज़े बयान दिया, जिस पर उन्हें कौम से माफी मांगना पड़ी। इस दौरान जब वो पहली मरतबा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के सामने पेश हुए तो उन पर भी तनकीद के नश्तर बरसाए गए, उनसे सवालात पूछे गए, वजाहतें मांगी गई, मगर वो कमेटी को मुतमईन नहीं कर सके। आज सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक के सामने जब लाहौर के CCPO पेश हुए तो सानहा मोटरवे के मरकजी मुल्जिम का नाम तक भूल गए कि इसका मरकजी मुल्जिम कौन है। मुल्जिम आबिद मलही की बजाय उन्होंने 2 मरतबा मुल्जिम का नाम बाबर मलही लिया, जिस पर कमेटी अरकान ने पूछा कि बाबर मलही या आबिद मलही। उमर शेख ने कहा कि मुझे माफ कर दें, मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी उम्र 56 साल है, याददाश्त भी उसी हिसाब से है, मैं पहले भी एक कमेटी में हाथ जोड़कर माफी मांग चुका हूं। CCPO ने कहा कि मुझे एक ही बार मुश्तरका इजलास के सामने खड़ा कर दे, मैं एक ही बार सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं। उमर शेख ने कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान एक बार फिर कहा कि खातून खाविंद की इजाजत के बगैर लाहौर गई, यानी खातून के हवाले से एक और मुतनाज़े बयान सामने आया, जिस पर सेनेटर केशुभाई ने उनसे पूछा कि क्या आपको यह खातून ने बताया। उमर शेख ने कहा कि नहीं, ये मेरा अंदाजा है, जिस पर केशुभाई ने कहा कि आप इस तरह अंदाजे मत लगाएं। CCPO ने कमेटी को बताया कि अगर 15 पर कॉल होती तो हम उस जगह पर 25 मिनट में पहुंच सकते थे। 15 पर पहली कॉल 2:47 पर हुई, वहां से गुजरने वाले शख्स ने कॉल की। 15 के एहलकार 3:15 पर वहां पर पहुंच गए थे। CCPO ने कमेटी के अरकान को बताया कि सानहा गुजरपुरा के मकाम पर पुलिस 28 मिनट में पहुंची, जिस पर कमेटी अरकान ने कहा कि हमें तो बताया गया कि पुलिस 6 मिनट में पहुंची। पुलिस के अपने बयान में तजाद है। इसके जवाब में उमर शेख ने कहा कि 6 मिनट में अमेरिका की पुलिस भी जाए हादसा पर नहीं पहुंच सकती है, जाए वो कुआ पर नहीं पहुंचती, हम कैसे पहुंच सकते हैं? यहां कुछ बोलूं तो धमाका ना हो जाए। चीफ जस्टिस को बता चुका हूं कि जिम्मेदार कौन है। CCPO लाहौर यानी उमर शेख ने कहा कि मेरे बस में हो तो किसी एक को ना छोड़ूं। पंजाब पुलिस में कोर्ट मार्शल कानून ला रहा हूं, जिस तरह से फौज में कोर्ट मार्शल होता है वैसे पुलिस में कोर्ट मार्शल ला रहा हूं। कोर्ट मार्शल के हवाले से उमर शेख इससे कबल भी बयान दे चुके हैं, बल्कि अमली तौर पर पुलिस में सजा के निजाम को फाल भी करना चाहते हैं। CCPO ने पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया है, उन्हें लॉकअप में बंद किया है, जबकि महकमाना कार्रवाई का आगाज भी किया जा चुका है। उमर शेख के इस रवैये की कई पुलिस एहलकार शिकायत भी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस वक्त कई पुलिस अफसरान लाहौर से ट्रांसफर कराने की कोशिशों में मसरूफ दिखाई देते हैं, तगो-दो कर रहे हैं। पुलिस एहलकारों को मौक़िफ़ यह है कि CCPO के इक़दामात उनकी कारकर्दगी की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं, इसलिए वो अपनी खिदमात लाहौर पुलिस में सरंजाम नहीं दे सकते हैं। लाहौर के CCPO के रवैये के बायस शहर की पुलिस एतमाद खो रही है, लेकिन बहरहाल पुलिस के अंदर एहतसाब का निज़ाम मजबूत करने से कारकर्दगी बेहतर बनाई जा सकती है। मगर CCPO उमर शेख के मुतनाज़िर रवैये के पास इस निज़ाम पर भी सवाल है कि उनका जो मुतनाज़िर रवैया है, उनके मुतनाज़िर स्टेटमेंट्स हैं, वो यकीनन इस तमाम तर प्रोसेस के ऊपर सवाल ज़रूर उठा रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तज़किरा करेंगे कि पाकिस्तान के लिए आज़रबाईजान क्यों अहम है। आलमी बैनुल अक़वामी फोरम का एक अहम प्रॉब्लम है, इसको उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
वेलकम बैक। आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान नागोर्नो कराबाख के मुतनाज़ खित्ते में झड़पें शुरू हो गई हैं, जिसमें कम से कम 23 अफराद अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि आर्मीनिया ने मार्शल लॉ इंपोज करते हुए अपनी अफवाज को मुतहर्रिक कर दिया है। झड़पें शुरू होने के बाद अजरबैजान के सदर इल्हाम एलिनोव ने कहा है कि वो इस खित्ते पर दोबारा कंट्रोल हासिल करने के लिए पुरएतमाद हैं। ताहम अजरबैजान के कुछ इलाकों में भी मार्शल लॉ का ऐलान किया गया है। मुतनाज़ इलाके में झड़पों में तेजी आने पर अजरबैजान और आर्मीनिया की अफवाज ने एक दूसरे पर जंग शुरू करने का इल्जाम लगाया है। एक दूसरे पर यह इल्जाम धरा जा रहा है कि जंग किसने शुरू की है। पाकिस्तान ने भी नागोर्नो कराबाख में सलामती की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक आर्मीनिया की अफवाज ने अजरबैजान के इलाकों में शहरी आबादी पर गोले बरसाना शुरू किए। सूरत हाल खत्ते की अमन सलामती के लिए खतरा हो सकती है, लिहाजा आर्मीनिया मजीद कशीदगी से बचने के लिए फौजी कार्रवाई फौरी तौर पर बंद करे। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तान अजरबैजानी कौम के साथ खड़ा है और उनके दिफा के हक की हिमायत करता है, जबकि पाकिस्तान सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत अजरबैजान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। अब सवाल यह भी उठता है कि अजरबैजान पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है। 1991 में अजरबैजान को आज़ादी मिली, जिसके बाद पाकिस्तान इसे तस्लीम करने वाला दुनिया का दूसरा मुल्क था, जबकि तुर्की ने अजरबैजान को सबसे पहले तस्लीम किया था। पाकिस्तान ने तुर्की की जानिब से कबूल करने के महज आधे घंटे के बाद अजरबैजान को तस्लीम किया था। रोज़े अव्वल से ही पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान गहरी कुर्बत है, वर्किंग रिलेशनशिप मौजूद है और अजरबैजान ने हमेशा कश्मीर के मामले पर भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर तायीद की है। पाकिस्तान ने रोज़े अव्वल से नागोर्नो कराबाख पर आर्मीनिया के नाजायज़ कब्जे की मजम्मत की है, क्योंकि इस वक्त अजरबैजान के 30% इलाके पर आर्मीनिया का गैर कानूनी कब्जा है। जिस तरह मसला कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं, बिल्कुल उसी तरह नागोर्नो कराबाख अजरबैजान का हिस्सा है और दोनों ममालिक इन मामलात पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। अजरबैजान ने अपने 7 इलाके आर्मीनी फौज से आज़ाद करवाए हैं, जिस पर पूरे मुल्क में जश्न का सा समान। पाकिस्तान की जानिब से अजरबैजान की हिमायत पर जो आज़री अवाम है वो इंतहाई मशकूर और ममनून दिखाई देते हैं, जबकि पाकिस्तानी अवाम भी सोशल मीडिया के जरिए अजरबैजान के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर रही हैं। ज़रूरत सब्र की है कि अक़वाम मुत्तहिदा फ़लस्तीन और कश्मीर नागोर्नो के मसले पर पुरअमन हल तलाश करने के लिए अपना फ़ाल किरदार अदा करे, ताकि दुनिया को जानी और माली नुकसान से हर मुमकिन तौर पर बचाया जा सके। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।